क्योंकि आज का जो ये बजट है ये कहीं ना कहीं ये विकसित भारत के स्वरूप और संरचना को साकार करता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार से इसमें हर एक क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ किया गया है। लेकिन ये 5 गिफ्ट बिहार को दी गई है, उसमें ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। ये मिली जुली सरकार बनने का फायदा बिहार को मिला है। इस बजट से जो है वह अधिक से अधिक जो है वह लाभान्वित हो, और यह एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग जो मांग थी, उस मांग को जो है मोदी ने जो है करके जो है दिखाया है। यह बहुत ही उनका सराहनीय प्रयास है। दरअसल बिहार के लिए जो मिलना चाहिए था वो बिहार को नहीं मिला है, इसलिए कि बिहार की मांग है स्पेशल पैकेज की, जो कि झारखंड जब बटा था तो बिहार में सिर्फ एक जो बिहार की उपजाऊ मिट्टी है उसके सिवा कुछ मिला नहीं था। अभी जो बजट पेश हुआ है ये एक तरह से बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, इसलिए 25 के चुनाव को लेकर के बिहार के संदर्भ में। इसमें कहीं न तो जिनकी आय कम है या मध्यवर्गीय हैं उनको इससे कोई लाभ होने जा रहा है, सिर्फ घोषणाएं हुई हैं कि लोग उससे प्रभावित हो। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज देश में आम बजट पेश हुआ है। इस बजट में खास करके बात करेंगे युवाओं की, महिलाओं की और बिहार की। अभी हमारे कार्यालय में, फर्स्ट लुक बिहार कार्यालय में 5 जो मेहमान हैं वो बैठे हुए हैं और सभी मेहमान से आपसे परिचय करवाएंगे कि आज का जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में खास करके बिहार को क्या मिला है और देश को क्या मिला है, और होम लोन से लेकर क्रेडिट कार्ड और सभी जो सुविधा है उसमें कहाँ कहाँ पर फायदा हो रहा है। इसको लेकर हमारे साथ हमारे पैनल में हमारे पहले मेहमान हैं मोतीलाल छपड़िया, प्रेसिडेंट थोक वस्त्र विक्रेता से है। दूसरे पैनल हमारे साथ है अर्थशास्त्र के विद्वान है प्रोफेसर परसून कुमार राय, पूर्व कुलपति भी है बिहार विश्वविद्यालय के। तीसरे पैनल में हमारे साथ है प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, राजनीतिक विश्लेषक है। चौथे पैनल में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं संचित शाही, जो बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता है। और 5वें पैनल में हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल से है रियाज अहमद। सभी मेहमान हैं, सभी मेहमान से जानेंगे कि आज के बजट में खास करके क्या पेश हुआ है, बिहार को क्या मिला है। सर, आज का जो बजट पेश हुआ है, बिहार को इससे क्या लाभ होगा इस बजट? ये भी बजट है, ये पूरे भारत का बजट है। इसको लोग बिहार के बजट के नज़रिए से देख रहे हैं। यो देखने की बात भी है, कारण कि 5 बड़ी बड़ी सौगात है वो बिहार को दी गई है। अन्य सौगात तो पूरे देश को दी गई है, लेकिन ये 5 गिफ्ट बिहार को दी गई है, उसमें ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। ये मिली जुली सरकार बनने का फायदा बिहार को मिला है कि इसको ये सौगात मिली है। आज जो 1997 के बाद में कोई बजट पेश हुआ है इतना लचीला, तो वो इस 2025 में 1 फरवरी को आज हुआ है। इसके पहले जो बजट 1997 में हुआ था उसके करीब करीब ये बजट पहुंचने के लायक हुआ है। और आज जो सब तरह के सुविधाएं दी गई है, टैक्सेशन में छूट दी गई है, उससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, बाज़ार में पैसा आएगा, व्यापार बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगी। लोग अपने बच्चों को जो टैक्स पैसा बचेगा उससे उनको अच्छी शिक्षा देने की ओर अग्रसर करेंगे। ये सब बातें होनी है जो हो के रहेगी। और आज मैं इस बजट से बहुत ही खुश हूँ कि 11 बरस बीतने के बाद मोदी सरकार ने ऐसा बजट पेश किया है। मैं तो ये समझता था कि राम वनवास 14 बरस का होगा, उसके बाद 15वें बरस में फिर सरकार बनेगी, उस समय ऐसा बजट ये पेश करेंगे। इसके पहले ये ऐसा बजट पेश नहीं करेंगे। लेकिन आज का बजट देख करके मैं अपनी खुशियों को रोक नहीं सका। उसका कारण है कि हमारी महिलाएं उत्थान की ओर अग्रसर हैं।
हमारी महिलाओं को भी इससे शक्ति मिलेगी, बच्चे हमारे पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारी बच्चियाँ भी शिक्षित होगी और हम शिक्षित भारत की ओर अग्रसर हो गया। दूसरी बात यह है, एक अहम बात, कि मैं 1972 में पताई हवाई अड्डा से पटना और रक्सौल हर प्रत्येक मतलब वीक में जाया करता था, महीने में 4 दफे। दुर्भाग्य की बात है कि इतना ही बड़ा एयरपोर्ट का एरिया पटना का है, इससे 1 फुट भी बड़ा नहीं है। वहाँ पे फ्लाइटें लैंड करती है और यहाँ इसको एकदम इग्नोर, इसका विकास कर दिया गया है। बहुत दफ़े कोशिशें की है, पहले मैं भी 12 दफ़े चैम्बर का प्रेसिडेंट रहा हूँ, बहुत कोशिशें मैंने की है, अखबारों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सफलता भी मिली, लेकिन अंतोगति वही हुई कि जो होना था कि ज़मीन का कमी बता करके आज तक इसको लटकाए हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज के 6 वर्ष पहले हवाई अड्डा के ऊपर और मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा को चालू कराने का अनाउंस करके गए थे। वो भी इस कार्य को सरकार ने कम ज़मीन बता करके मेरी समझ में लटका दिया, लेकिन मोदी कहते हैं तो मुमकिन है, वो काम होना चाहिए था। और आज भी मैं आशा लगाए बैठा हूँ कि मोदी जी है तो मुमकिन है, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा चालू होगा। अर्थशास्त्र के विद्वान भी है सर, कैसे आप इस पूरे बजट को सर देख रहे हैं अपने हिसाब से? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो यह बजट प्रस्तुत किया गया, यह बहुत ही जो है इसके संबंध में शब्दों से तो बयान नहीं किया जा सकता। इतना अच्छा बजट है कि इसको हम विभिन्न नामों से एक नाम में कह सकते हैं कि यह पीपुल्स बजट है, यह लोगों का जो है वो बजट है। और इसमें उनके सारे चीज़ों को जो है इसके अंतर्गत इस बजट में, और इसका देखने के लिए हमको मिलता है कि जो टैक्स का जो प्रावधान किया गया है वह आज तक सिंस इंडिपेंडेंस जो है और टिल नाउ जो है आज हो रहा है, यह बहुत ही जो है स्मरणीय, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यह मोदी का कार्य है और बहुत ही सराहनीय है। इसमें इन्होंने यह बताया कि इन्होंने जो टैक्स की जो सीमा निर्धारित की वह 0 से 12, यानी जो है वह 0 से 12 लाख तक जो है वह जो होगा उस पर किसी तरह का जो है वह टैक्स नहीं लगेगा। इसमें बहुत दिनों से यह चर्चा चली आ रही थी, लोगों की यह मांग थी कि इस लिमिट को जो है बढ़ाया जाए, और इस काम को जो है यह मोदी ने जो है वह करके दिखाया कि किस तरह से जो है वह इस सीमा को बढ़ाकर अधिक से अधिक लोगों को जो है इसमें सम्मिलित जो है वह किया जा सकता है। इसलिए उसके बाद इस पर जो है नील का प्रावधान किया, और उसके बाद हम देखते हैं 12 से 15 लाख पर जो है उन्होंने 15% रखा, 15 से 20 पर 20% रखा, और 20 से 25 पर 25% रखा, और 25 लाख से ऊपर पर 30% रखा। आखिर इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक तर्क है कि इतना जो है जिससे कि जो मिडिल क्लास, जो सर्विस क्लास कहा जाता है, इसको सर्विस क्लास भी कहा जाता है, वह सर्विस क्लास जो है इस बजट से जो है वह अधिक से अधिक जो है वह लाभान्वित हो। और यह एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग जो मांग थी, उस मांग को जो है मोदी ने जो है करके जो है दिखाया है। यह बहुत ही उनका सराहनीय प्रयास है। प्रोफेसर साहब कैसे देख रहे हैं इसमें मिडिल क्लास के जो व्यवसायी हैं उनको इस बजट से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ऐसा है कि आपका पहला सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं कि जो बिहार के लिए क्या हुआ है। दरअसल बिहार के लिए जो मिलना चाहिए था वो बिहार को नहीं मिला है।
इसलिए कि बिहार की मांग है स्पेशल पैकेज की, क्योंकि झारखंड जब बटा था तो बिहार में सिर्फ एक जो बिहार की उपजाऊ मिट्टी है उसके सिवा कुछ मिला नहीं था। तो स्पेशल स्टेटस तो आप दे नहीं सकते हैं, तो स्पेशल पैकेज आप देते हैं। तो स्पेशल पैकेज में आपने दिया है, लेकिन जो जिस तरह से जो एग्रो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा बिना दिए हुए बिहार में आप बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपने मखाना बोर्ड का गठन किया है, वो स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि मखाना के हम 80% 90% मखाना हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मखाने का प्रोसेसिंग जो है वो दूसरे बड़े बड़े जो टाइकोन हैं वो लोग करते हैं। और फिर आपने जो कोसी नहर परियोजना, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना में केंद्र सरकार अपना पैसा लगाएगी, ये भी बहुत अच्छा काम आपने किया है। इसमें भी कहीं कोई 3 आपने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिए हैं। अभी छापरिया साहब को आप सुन रहे थे, उनके दर्द को सुन रहे थे कि 1972 में पताही से हवाई जहाज़ उड़ता था रक्सौल के लिए और पटना के लिए, और ये जाते थे उस पर, और आज उसको बंद कर दिया गया, जबकि इसकी भी लंबाई चौड़ाई उतनी ही है जितना पटना एयरपोर्ट की है। तो ये जो मुजफ्फरपुर, खास करके मुजफ्फरपुर के हम लोग हैं, तो मुजफ्फरपुर के साथ जो ये इस तरह का जो सौतेला व्यवहार हुआ है, निश्चित रूप से अगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हम लोगों को मिलता है तो उसकी भरपाई हो पाएगी। तो ये तो बिहार की बात हो गई, लेकिन ओवरऑल आप देखिए तो इस बजट में हम डायरेक्ट जो बेरोजगार हमारे युवा हैं उनको रोजगार देने की बात हम इसमें नहीं पाते हैं। हाँ, इनडायरेक्ट रूप से आप दे रहे हैं, जैसे आप आईआईटीज में सीटों की संख्या बढ़ा रहे हैं, आप मेडिकल कॉलेजेज में सीटों की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो नेचुरली उसमें पढ़ेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। तो ये इनडायरेक्ट हुआ, लेकिन डायरेक्ट कोशिश जो आपकी होनी चाहिए थी कि डायरेक्ट युवाओं को, और ख़ास करके बिहार के युवाओं को आप कैसे उनको रोजगार सृजन का काम होगा, उस पर ध्यान हमको लगता है कि इस बजट में कम है। दूसरा ये है कि आपने जो दवाओं की जो बात की है उसमें ठीक है कि आपने 36 दवाओं को बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है, और जो 6 दवाइयाँ जो बहुत ही मतलब कि एक आवश्यक दवाई है जो कि सब निर्यात होता है, उस पर आपने जो है सो निर्यात टैक्स जो है सो घटा के 5% कर दिया है। ये बात सही है, लेकिन आपकी कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती है कि आप एक तरफ से आप उससे जो दवा के बड़े बड़े जो बिजनेस ये हैं हाउसेज हैं, आप उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए कि आप देखिए कि यहीं पर जो प्रधानमंत्री जन औषधि से दवाई जो हैं वो 80% सस्ता मिलता है, और वही दवा जो बड़े बड़े टाइकोन लोग जो बना रहे हैं, बड़े बड़े जो ड्रग में इंडस्ट्री में रहने वाले जो लोग हैं, वो लोग जो बना रहे हैं, तो वो उसी की दवा का दाम एकदम से 80% ज़्यादा होता है। तो आप के बजट में इस तरह का कुछ हम नहीं देख पा रहे हैं कि आप उन पर किस तरह का आप ऐसा उनको बाध्य आप कर रहे हैं कि आप उनको क्यों नहीं बाध्य कर पा रहे हैं कि वो भी जो है सो सस्ती दवा हिंदुस्तान के गरीबों के लिए, सामान्य जनों के लिए वहाँ से भी बने। तो इस तरह से बजट ओवरऑल ठीक है। सर ने जो अभी कहा है, हमारे जो वरिष्ठ शिक्षक भी रहे हैं और यहाँ के कुलपति भी रहे हैं, उन्होंने ठीक कहा है कि भाई 12 लाख रुपया आपने मिडिल क्लास को राहत दी है, आप कि 12 लाख रुपया का आपने ये किया है, लेकिन जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें आपको 80C में छूट को बढ़ाना चाहिए था। जो 1.5 लाख रुपया है, अगर आप उसको 2.5 लाख रुपया कर दिए होते तो लोग ज़्यादा पैसा बैंकों में रखते, वो ज़्यादा पैसा बचाते। लेकिन आपका उद्देश्य ये है कि लोग पैसा बचावें नहीं, पैसा मार्केट में जाए। तो ये जो पूंजीवादी जो स्वरूप होता है, उसी स्वरूप को लेके ये बजट आगे बढ़ा है। फिर भी बजट का हम ऑन दी होल हम बजट का स्वागत करते हैं। कैसे देख रहे हैं? युवा भी हैं, युवा सेक्टर में क्या कुछ काम हुआ है? वंदे भारत ट्रेन की मांग की जा रही थी कि बिहार को भी वंदे भारत ट्रेन मिले, मुजफ्फरपुर को भी मिले। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए, आने वाले दिनों में इन चीज़ों पे भी निश्चित तौर पे विचार होगी और धीरे धीरे इन चीज़ों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सबसे पहले तो मैं 2 टूक शब्दों में बजट के विषय में कह दूं कि ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक बजट है और हमें इस तारीख को अपने जेहन में अंकित कर लेना चाहिए। ये भारत के स्वर्णिम इतिहास में ये कालजयी रहेगा ये तारीख, क्योंकि आज का जो ये बजट है ये कहीं ना कहीं ये विकसित भारत के स्वरूप और संरचना को साकार करता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार से इसमें हर एक
एक क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ किया गया है। दूसरी बात कि जो सबसे बड़ा सिद्धांत है अंत्योदय का, वो भी स्पष्ट साकार होता हुआ दिख रहा है इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो किसी को अगर राहत दी गई है और सबसे ज्यादा किसी के लिए अगर सौगात है तो वो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए है। तो मैं तो इसको निश्चित तौर पर देख रहा हूं कि एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करता हुआ बजट है और इसका स्वागत करते हैं हम उदार हृदय से। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं बजट को? ये अभी जो बजट पेश हुआ है ये एक तरह से बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, इसलिए 25 के चुनाव को लेकर के बिहार के संदर्भ में। इसमें कहीं न तो जिनकी आय कम है या मध्यवर्गीय हैं उनको इससे कोई लाभ होने जा रहा है, सिर्फ घोषणाएं हुई हैं कि लोग उससे प्रभावित हों और उसके लिए कोई बजट का एलोकेशन, पिछली बार से अभी के बजट के एलोकेशन में बहुत सारी जो आधारभूत संरचनाएं हैं वहाँ पे इसके बजट के एलोकेशन को कम किया गया है। उनके परसेंटेज जो पहले जितना फंड मिलता था वो फंड नहीं मिला गया, उसके फंड को कम किया गया। कृषि पर कोई उनका यही नहीं है कि किसी भी तरह से कृषि को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। जो रोजगार के क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड आज से दिया जा रहा है, उसका एलोकेशन कितना हुआ, उसमें पर वृद्धि कितनी हुई, पिछले गए वर्ष में इस वर्ष में क्या वृद्धि हुआ उसमें, वो आप देखें, उसमें देख लीजिए। कोई ठोस काम नहीं है, बस सिर्फ घोषणा कर देना है। वो उसके लिए कोई एलोकेशन नहीं है। हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? उससे जो जीएसटी में आपको करना चाहिए था सुधार, जिसकी वजह से महंगाई गिरे और विकास की दर कैसे ऊपर जाएगी, फंड मार्केट में पैसा कहाँ से आएगा, उसका तो कोई प्रावधान ही नहीं है। ये पूरी तरह से एकदम निराशाजनक और मध्यवर्गीयों का कमर तोड़ने के लिए जो आपके टैक्स पेयर हैं, टोटल 10 करोड़ टैक्स पेयर हैं, जिनमें 3 करोड़ लोग ही रिटर्न फाइल उस तरह से करते हैं जिसमें वो टैक्स अपने अपने स्लैब के हिसाब से दे रहे हैं। 7 करोड़ लोग तो ऐसी वर्चुअल एग्जम्पशन में हैं और 80 करोड़ लोग को आप अनाज दे रहे हैं। किसके टैक्स के पैसा से आप अनाज देते हैं? तो वो चूँकि वोट खरीदने का एक माध्यम बनाया हुआ उन्होंने, 80 करोड़ जनता को आप अनाज जो दे रहे हैं, क्या उसको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं थी? इसमें कहाँ पर उसका प्रावधान है? महिलाओं के लिए भी आगे बढ़ाया गया इस बजट में। महिलाओं के लिए है, न दलित के लिए है, न अल्पसंख्यक के लिए है, न युवाओं के लिए है, कहीं पर किसी भी वर्ग के, न किसान के लिए कोई सुविधा का प्रावधान इसमें किया ही नहीं गया। ये सीधा सीधा 2025 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी किया। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि भारत में हर तीसरे महीने किसी न किसी स्तर का चुनाव होता है। जब आपको वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जाती है तब आपके हमारे बीच में ही मतभेद हो जाता है। विपक्ष का कुछ और एजेंडा होता है और सत्ता पक्ष चाहती है कि इससे जो फिजूल खर्ची हो रही है वो बचे। तो आप तो इसको आसानी से कह के निकल जाएंगे कि ये एक मैनिफेस्टो के तौर पे है, लेकिन आपको इसका दूरगामी परिणाम भी देखना होगा। आप अगर इस कुंठा से बाहर आएंगे कि ये सिर्फ एक मैनिफेस्टो है या एक घोषणा पत्र है और आप इसका एक व्यापक परिणाम देखेंगे, आप समझिए ना कि 2013-14 के असेसमेंट ईयर में और 2023-24 के असेसमेंट ईयर में आप देखेंगे कि 82% का इजाफा हुआ है। ये 82% जो टैक्स आया है, कहीं ना कहीं उसको लाने का प्रयास आपकी सरकारों ने नहीं किया था। इस सरकार ने एक ऐसी संरचना रची है कि जहां हम जबरन नहीं, जहां हम लोगों को जागरूक करके और लोग स्वतः इसके लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ तो देश की अर्थव्यवस्था को हो रहा है और जब अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी तो निश्चित तौर पे सभी सेक्टरों का विकास होगा। और हमारे मन में यह कतई कुंठा नहीं है कि हम किसी एक वर्ग को ध्यान में रख के और किसी एक समाज को ध्यान में रख के हम काम करें। हम सबके लिए प्रयास करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जी, एक लाइन में बात कर ये अभी हमारे बीजेपी के वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही। ये अभी पूरी तरह से ताली पीट रहे हैं कि हम टैक्स बहुत ज़्यादा लिए हैं, लेकिन जिनसे लिए हैं उनका हालत जाके के पूछिए कि वो देने की स्थिति में थे क्या। ये एक तरह से कर वसूली का इन्होंने एक तंत्र खड़ा कर दिया है और छापेमारी करके ये करके गरीब छोटा के दुकानदार तक को ये लोग परेशान करते हैं और उसके बाद ताली पीटते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसा वसूल लिए हैं। मैंने कहीं खबरों में नहीं देखा कि किसी चाय वाले के यहाँ ईडी की रेड पड़ी हो। आप जिस प्रकार से कह रहे हैं उस प्रकार से ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं किसी के गले पे तलवार रख के और तब टैक्स की वसूली की गई। अरे भाई, जब आप उतना आयकर दिखाएंगे, उतना कमाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको जो मानक है उसके अनुरूप आपको कर देना होगा। चलिए, मोतीलाल छपड़िया जी के पास फिर से आते हैं। महिलाओं को लेकर खास करके इस बजट में देखा गया है कि उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा काम की गई। यह बहुत ही बढ़िया कदम है। सरकार के द्वारा जो महिलाओं को आज बजट पेश हुआ, 10,000 डॉक्टर को इस साल छात्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और पूरा देश को शिक्षित किया जाएगा, खास करके महिलाओं को। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है
और जो ये छूट दी गई है वो तो महिलाओं को तो पहले मिलेगी, पुरुष को बाद में मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, साथ में सब मिलेगी। बहुत बढ़िया बजट है, इसमें महिलाओं का पूर्ण ध्यान रखा गया। इस बजट में भी इस बार फिर से देखा गया है सर कि इलेक्ट्रॉनिक्स को जो सामान है, एलईडी हो, एलसीडी हो, मोबाइल हो, उन सभी के दाम में फिर से कस्टम ड्यूटी घटाया जाएगा। वो पहले भी वो बजट में देखने को मिलता था। इस संबंध में यह है कि सरकार के द्वारा जो अभी विश्व में जो चल रही है स्थिति हो रही है, उस स्थिति को जो है इस बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों पर और इस सब पर चीज़ पर जो है वह ध्यान में रखा गया है। क्योंकि जो है एक तो यह है कि विश्व में मंदी, सामानों की मंदी हो रही है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि सरकार ने यहाँ किस तरह से उस मंदी के प्रभाव को रोका जाए और किस तरह से ये उत्पादन उत्पादन में किस तरह से विकास किया जाए, ये सारे जो है इस बजट के अंतर्गत जो है उल्लेखित किए गए हैं। इसी तरह हम जो है इस क्षेत्र के विकास की आशा करते हैं। सीनियर सिटीजन का जो टैक्स है उसमें भी कहीं ना कहीं इस बजट में छूट सर देखने को मिल रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए जो टीडीएस है वो पहले 50,000 रुपये था, उसको बढ़ाकर 1 लाख किया गया है, जो स्वागत योग्य है, उसमें कहीं कोई। और जो सीनियर सिटीजन है उनको किराए से भी उनका काम चलता है, जो मकान अपना किराए पर देते हैं, तो उसमें भी टीडीएस को बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है, वो भी स्वागत योग्य है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स को इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत है, जिसकी चर्चा इस बजट में नहीं है। एक बात की ओर मैं इंगित करना चाहता हूँ कि यहाँ बिहार के जो हाजीपुर से एमपी हैं चिराग पासवान जी, उनको मंत्रालय दिया गया है फूड प्रोसेसिंग का, और हमको लगता है कि उनके प्रयत्न से इस बार के बजट में फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोलने की बात हुई है, जो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। लेकिन हमने आज तक चिराग पासवान जी को, बराबर वो बिहार के टूर पर आते हैं, लेकिन हमने उनको राजनीतिक बात तो करते हुए सुना है, लेकिन बिहार के आम लोगों और ख़ास करके जो किसान हैं, और वो अपने जो यहाँ लीची होती है, यहाँ स्वादिष्ट आम होता है, यहाँ मखाना होता है, तो इस तरह के इन तरह के चीज़ों की प्रोसेसिंग कैसे होगी और कैसे उसकी मार्केटिंग की जाएगी, कैसे उसको समय पर भेजा जाएगा बाहर। और मार्केटिंग सिर्फ अपने देश में नहीं, अपने देश में तो मार्केटिंग होगा ही, हम उसको चाहें तो विदेश में भी उसका एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। उस पर कभी हमने कोई मीटिंग करते हुए उनको नहीं देखा है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को उम्मीद है। लेकिन एक चीज़ मैं एक इंडिकेट करना चाहता हूँ, हो सकता है कि वो कि आज जो निर्मला सीतारमण ने साड़ी पहना था, उस पर मिथिला पेंटिंग था, और मिथिला पेंटिंग में 4-5 चीज़ों को हम लोगों ने मार्क किया है कि उस साड़ी में था। पान था उसमें, पानी था उसमें, मछली थी उसमें, और इस तरह से 1-2 चीज़ और, मखाना था उसमें। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण के दिमाग में बिहार चल रहा है कि बिहार को अगर हम स्पेशल स्टेटस जो टेक्निकल कारण है उसके कारण नहीं दे सकते हैं, तो उसको स्पेशल पैकेज देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में बिहार को, खास करके फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, बिहार को जितना समृद्ध बनाया जाएगा, बिहार उतना ही आगे बढ़ेगा। पहले कुछ बातों को मैं रख दूं, जैसे आपने सर से पूछा था कि एलसीडी और एलईडी के दामों में ड्यूटी फ्री किया गया या ड्यूटी घटाई गई, तो इसको कतई इस तरीके से नहीं लेना है कि मनोरंजन के साधनों पे टैक्स की कमी हो रही है। वहीं दूसरी ओर जब आप देखेंगे तो एक एडेप्टिव डिस्प्ले है जो कि बड़े बड़े जगहों पर लगाए जाते हैं, उनमें फिर वो चीज़ें बढ़ाई गई है। लेकिन जो जैसे ये बजट है, तो इसको अगर आप अच्छे से समझें और इसका तथ्यात्मक विश्लेषण करें तो आपको ये चीज़ें समझ आएगी कि कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवारों की झोली में अब धन आएगा, और इसका जो प्रयास हुआ है तो निश्चित तौर पे उनके जीवन शैली को बढ़ाने के लिए, और आज के जीवन में मोबाइल और टेलीविज़न की उपयोगिता बढ़ गई है लोगों के जीवन में, तो वो कहीं ना कहीं उनके मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी सुदृढ़ रखे, वो अवसाद में न जाए, उनके घर में भी एक मनोरंजन का साधन और आसानी से उपलब्ध हो सके, इसलिए भी ये प्रयास किए गए हैं। दूसरी तरफ मैं कुछ और बातों को जोड़ दूँ, जैसे
इस बजट में कई सारे प्रावधानों को लाया गया है। अटल जी की एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी। आज जो अगर कोसी को लेकर कुछ किया जा रहा है तो कोसी को हम समझेंगे तो कोसी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है, और इस बिहार को बीमार प्रदेश बनाने में कोसी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो उस क्षेत्र में भी जब हम इस ये नहर परियोजना चालू करेंगे तो वो डैम बनाई जाएगी, सिल्ट का भी जो है जो गाद है जिस पर नीतीश जी वर्षों से इस पे आवाज उठाते रहे, उसका भी कहीं ना कहीं निस्तारण किया जाएगा, और फिर जो है उसको जब सुचारू गति दी जाएगी तो उसका उपयोग हम कृषि के क्षेत्र में भी करेंगे, परिवहन जल परिवहन के क्षेत्र में करेंगे और बाकी चीज़ों में करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये बिहार के लिए भी, देश के लिए भी और सभी वर्गों के लिए बजट जो है बहुउपयोगी है, और ये आने वाले भारत के भविष्य की गाथा लिखेगा, स्वर्णिम गाथा। संजीव, ये उसी तरह का ये है कि सपना दिखा रहे हैं कि 15 लाख जैसे आ गए थे, अब वैसे ही मिडिल क्लास के जेब में भी पैसा आने लगेगा। इसके लिए लोग इंतज़ार करते रहे। इस सरकार से तो संभव नहीं, क्योंकि इसके पास कोई रूपरेखा है नहीं। बस ये चुनाव के मोड में रहती है। हमेशा निर्मला सीतारमण का शादी क्षेत्र के हिसाब से जब जिस स्टेट में चुनाव होता है वो उस स्टेट की साड़ी वो पहनती हैं। मछली पान मखाना इसमें उनका कोई भी किसी भी चीज़ के लिए किसी तरह का कोई प्रयास किया ही नहीं गया कि मछली का विकास के लिए जो हमारा मिथिला का क्षेत्र है वहाँ से किस हिसाब से वो मछली के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे कि हम लोग साउथ से मछली नहीं हमारे आयात होगा, या फिर हमारे मखाना का विकास कैसे होगा, उसके लिए भी कुछ बस एक उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम मखाना बोर्ड बनाएंगे। बोर्ड बनाने से विकास कहाँ से हो जाता है? अब बोर्ड बनाएंगे तो उसके लिए कोई फंड एलोकेट हुआ ही नहीं है, कुछ उसका रूपरेखा ही नहीं। बस सिर्फ घोषणा करना, लोग को खुश कर देना कि हम घोषणा कर दिया, और लोग उम्मीद लगा के रखेगा कि 15 लाख जिस तरह से आ रहे हैं इसी तरह से ये सब चीज़ भी आएगी, हम विकास करेंगे, कभी होना नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए कि आज आम बजट पेश हुआ है। इसमें कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बजट पेश किया गया है, इनकम टैक्स में छूट दी गई है, 12 लाख तक का कहीं ना कहीं टैक्स नहीं लगेगा। और पूरी जानकारी लेंगे। एक शब्द सर, एक लाइन में बताइएगा, मछली उत्पादन को लेकर भारत अब कहीं ना कहीं बड़ा देश बनने जा रहा है। देखिए, मछली उत्पादन का है तो ये वर्षों से चला आ रहा है, कोई नया काम नहीं है। और अभी लोगों की जो जागृति हुई है तो वो मछली के उपयोग के लिए, जैसे कि बांग्लादेश बंगाल में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, तो इस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो इसमें बहुत से आदमियों को, लाखों आदमी इससे जुड़ेंगे और उनको रोजगार भी मिलेगा। सर, युवाओं के लिए क्या देखा गया इस बजट में? सर, इस बजट के अंतर्गत जो है रोजगार की व्यवस्था की गई है। और एक बात तो समझ ही लेना होगा कि कोई भी योजना चलाई जाती है तो उसके पीछे जो है उसका उद्देश्य होता है, और प्रारंभ में ही उसके भविष्य का पूरा जो है हम लेखा जोखा रख दें अभी ही, यह संभव नहीं है। जब तक कि अनटिल एंड अनलेस की वह कार्यक्रम जो है वह लागू हो, किस तरह से चले, सीधे इस तरह होकर जो है उसको आउटराइट रिजेक्ट करने का किसी को जो है या नहीं। यह बजट जो है वह निश्चय ही जो है यह मध्यम वर्गीय वर्ग का बजट है, और अधिक से अधिक मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग जो है, जो हमारे जनसंख्या में जिनका प्रतिशत बहुत अधिक है, उनको लाभान्वित कराने का प्रयास जो है सरकार के द्वारा कराया गया है, और यह प्रयास जो है बहुत ही सराहनीय है। ओवरऑल सर कैसे देख रहे हैं इस बजट को, कम शब्दों में बताइए। जैसे इसमें कुछ जो कमियां हैं उसको इंगित जरूर करना चाहिए। जैसे किसानों के लिए हम लोग समझ रहे थे कि इस बार एमएसपी निश्चित रूप से एक गारंटेड एमएसपी की बात होगी, जो अभी नहीं आई है। लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अभी केंद्र सरकार से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें वार्ता होगी तो कुछ उसमें आगे बात निकलेगी। जहाँ तक अभी आप बात कर रहे थे मुर्गी पालन और ये इस पर पोल्ट्री पर और मछली उद्योग पर, तो उस पर आया है बजट में कि उस पर प्रावधान किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कपास के मामले में हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हुए थे, खास करके कटिहार वगैरह साइड में जो था या पश्चिम बंगाल में, तो वो फिर से कपास उद्योग को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव देने की बात आई है। तो ओवरऑल हम समझते हैं कि चूँकि मध्यम वर्ग को अभी कुछ हाल के दिनों में कुछ मिला नहीं था, तो मध्यम वर्ग को जो ये 12 लाख वाली बात जो आ गई है मध्यम वर्ग के साथ, तो वो उससे उसके जो गृहिणियाँ हैं उनके घर में भी पैसा रहेगा, और जब पैसा रहेगा तो नेचुरली उन लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और मार्केट में जब पैसा जाएगा और उस पैसा का जब
की रोलिंग होगी तो निश्चित रूप से वो विकास का जो एक मॉडल है उस मॉडल में हम आगे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल हम समझते हैं कि ये बजट जो है सो मध्यम वर्ग को पहली दफ़े कुछ रिलीफ देकर बजट में काम किया गया है, और दूसरी बातें जो जहाँ पर हैं वो वहाँ पर उस तरह से चल रही हैं। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे सभी मेहमानों को। देखिए किस प्रकार से आज देश का आम बजट पेश हुआ है। इससे में सभी वक्ता ने अपनी अपनी बातों को रखा है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।